आज की वीडियो में हमने अपना जो मेडिकल सीरीज़ शुरू किया है उसमें आज से जो है एक एक करके हम टॉपिक वाइज भी आपको बताएंगे। जो मरीज़ हमारे वहाँ आते हैं तो उनके बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ भी रहते हैं, क्योंकि जो मरीज़ है उसका मतलब ये है कि मरीज़ को पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तंत्र विद्या से उसका काट पीट कर दिया गया और उसको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से आराम नहीं हुआ तो उसका प्रयोजन पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो आता तो कोई भी मरीज़ इसीलिए आता है ना कि वो पूरी तरीके से ठीक हो सके, यानी एक सामान्य जीवन जो वो उम्मीद कर रहा है अपने आप से वो बिता सके। तो इसी में हम लोग एक एक करके मेडिकल सीरीज का जो भी वीडियो इसमें डालेंगे जो आपके लिए आसान हो। आप डॉक्टरी इलाज कर रहे हो तो भी, नहीं कर रहे हो तो भी, बहुत सारे आपको मिथ से भी इसमें मुक्ति मिलेगी। जो आप बीमारियों के बारे में जानते नहीं, ये हमारा प्रयास है, जो हमारे पास ज्ञान है उसी के आधार पे, और आपको अपने इलाज में भी फ़ायदा होगा इससे। तो इसमें आज का टॉपिक हमने शुरू किया है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है मरीजों में और कब्ज जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे वहाँ ट्रीटमेंट में भी ये समस्या आती है कि अगर खाया पिया अमल है तो उसको हम लोग फलीता पिला करके लिख करके जो फलीता होता है उसके ज़रिए निकालते हैं उसको। तो पेट में जो मतलब आपका खाया पिया अमल तो निकल जाता है, लेकिन पेट में जितने लंबे समय तक वो चीज़ रह गई है उससे दुनिया भर की समस्याएं होती हैं। तो दो तरीके की समस्या उसमें होती है, या तो उसमें आईबीएस के लक्षण पाए जाते हैं, कोलाइटिस के लक्षण पाए जाते हैं, यानी मरीज़ जो है बार बार पेट साफ़ करने के लिए टॉयलेट जाता है लेकिन उसका पेट जो है लगता है कि साफ़ नहीं हुआ, कुछ भी खाएगा तो भागेगा, तो वो आईबीएस से वीडियो बनाएंगे। और दूसरा जो कैटेगरी है वो जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का है। तो ऐसे मरीजों को कब्ज की समस्या थी। तो ये तो मैंने तंत्र विद्या की दृष्टि से बात करी, लेकिन ऐसे भी लोग जो हैं जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनको ये कब्ज की आज के समय में जो खान पान रहन सहन हो गया बहुत बड़ी तादाद में लोगों को समस्या होती है। तो इसका एक विस्तृत मैं आपको बता रहा हूँ कि कारण क्या होता है। क्योंकि कब्ज का देखिए कारण यही है कि आपकी आंतें जो है खाली नहीं हो रही, और आंतें खाली किस तरीके से होती है उसमें दो चीज़ जो है महत्वपूर्ण होती है। हमारे योग और तंत्र दोनों ग्रंथों में इसका वर्णन है और दोनों की फिरासत से मैं बता रहा हूँ। इसमें चिकनाई ज़रूरी है आंतों में, लुब्रिकेशन जिसको बोलते हैं ये, और दूसरा जो है फाइबर होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों की पूर्ति अगर रहेगी आपकी आंतों में रेगुलर वे में जैसे होना चाहिए 24 घंटे में, तो आपकी आंतें हमेशा चलेंगी। उनका मूवमेंट सही होना चाहिए, यानी आंतों की स्पीड सही रहेगी। जो आप खाएंगे वो आपका पचने के बाद जो है वेस्ट जो है वो सवेरे आपके टॉयलेट से बाहर चला जाएगा। ये एक सामान्य क्रम है। अब इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे आप जो वीडियो देखोगे यूट्यूब पे डॉक्टरों को, आयुर्वेद के हकीमों को, दुनिया भर का, तो वो आपको हमेशा वही आज के 100 साल पहले वाली बात बताते हैं, ये खाओ, ये न खाओ, ये छोड़ दो, ऐसे रहो, इतने बजे सो। लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है क्या संभव है? जिसको सवेरे 9 बजे जो है नौकरी पे जाना है, किसी को रात में 2 बजे सोना है। अब समय वैसा तो है नहीं। जैसे आयुर्वेद के ग्रंथ जो थे या यूनानी जो ग्रंथ हैं वो उनकी रचना जब हुई है आज के 100 साल, 200, 500 साल, 1000 साल पहले, तब मानव का जीवन कैसा था। हमारे आज के वैद्य हकीम ये वही लकीरें पीट रहे हैं, साधु महात्मा। जब कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो उसका रिलेवेंस देखा जाता है कि वहाँ उस समय क्या चल रहा है। आज आपके खाने में चाउमीन है, बर्गर है, नॉनवेज है, आप उसको जो है हटा नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? और मनुष्य का शरीर जो है परमात्मा ने बनाया है, जानवरों का शरीर ऐसा बनाया है कि वो हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकता है। और प्रत्यक्ष उदाहरण जो लोग डिस्कवरी चैनल देखते होंगे आपने देखा होगा कि अफ्रीका के जंगलों में भी, अमेजान के जंगलों में भी जो प्रजातियाँ रहती हैं वो तो जानवरों से भी बदतर है तो वो इंसान। लेकिन वो क्या नहीं खाते, कौन सा गंदा पानी नहीं पीते, लेकिन उनको आप देखिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो भी मनुष्य का शरीर है, सारे ऑर्गन यही है, लेकिन परमात्मा का बनाया शरीर है तो वो उस परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है। तो शरीर जो है जिस परिस्थिति में, जिस खान पान में बचपन से रहता है उसमें एडजस्ट कर लेता है। तो मैं इसमें खान पान में ज़्यादा झंझट में आपको नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप इसी में लगे रहेंगे। कोई गेहूँ के पत्ते पीस के पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बाज़ार में दवा ला रहा है। जितना व्यवहारिक रूप से संभव है वो आप करें, जितना आपके हाथ में है वो करिए। अब ये जनरल बातें जो ये होती हैं कि जिस खाने में फाइबर नहीं होता, जैसे मैदा है, मैदे से बनी हुई चीज़ें जो है वो कब्ज को बढ़ाने वाली होती हैं। ब्रेड है, भटूरा है, ये आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन लिमिटेड खाइए। भटूरा जैसे खा रहे हैं तो एक भटूरा खाइए, रस्क या ब्रेड खा रहे हैं तो 1-2 खा लीजिए, फिर उसके साथ लेकिन कोई फाइबर वाली चीज़ खा लीजिए। तो ये आपके रूटीन में, तो बहुत ज़्यादा केक वगैरह जो मैदे से बनी जो लोग चीज़ खाते हैं उनको मैदे के खाने के बाद ऐसा कोई भी जो है फाइबर का खाना या जो है सब्जियों का कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मिक्स वेजिटेबल सूप या कोई हरी सब्जी या मूली या गाजर सैलेड के रूप में आप खाएं तो उसका जो है इफ़ेक्ट को आपको न्यूट्रलाइज़ करना है। कहने का मतलब ये काउंटर इफेक्ट होना चाहिए। तो ये तो खाने पीने की बात हो गई।
अब दो चीज़ें इसमें होती हैं कि आंतों में चिकनाई पैदा करने के लिए दो तरीका होता है। एक तो ये है कि रात में आप जो है गुनगुने दूध में या ठंडे दूध में जैसे पचा सकें, भाई जिसको जैसे दूध पचता हो, 1 चम्मच रोगन बादाम अपना रूटीन बना लें। ये आपको लेना ही लेना है, औषधि समझ के। अब इसमें पैसा भी खर्च होगा आपका, तो इससे आंतों की चिकनाई आपकी आ जाएगी। इसको रेगुलर अपने रूटीन में बना लें। और दूसरा तरीका ये है कि जो लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, गांव में रहते हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि गाय के घी का इंतज़ाम करें। और गाय का घी दो तरीके से, या तो रात में आप दूध में मिला के पी सकते हैं, जैसे मैंने रोगन बादाम बताया आधा चम्मच। और दूसरा तरीका ये है कि सवेरे ब्रश करने के बाद जैसे सो के उठें आप, तो 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच गाय का घी डाल करके पी सकते हैं। तो इससे आपकी लुब्रिकेशन की ये समस्या चली जाएगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है, फाइबर इसमें कैसे लाया जाए। तो रात के खाने में, दिन के खाने में फाइबर ज़रूर होता है, तो होना चाहिए आपके। तो फाइबर कैसे मिलता है आपको, जैसे चना है, चने को भिगोने के बाद उसको छौंका हुआ चना, गांव के लोग जानते भी हैं, जिसको छौंक लगाते हैं, तो उस चना किसी भी रूप में हो, छौंका हुआ चना, वैसे बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, उसमें फ़ायदा करता है। बाकी भुने हुए चने भी हैं। साग जितने भी प्रकार के होते हैं उसमें फ़ाइबर होता ही है। साग जितना खा सकते हैं खाइए। मूली जब भी खाइए, मूली के पत्ते के साथ खाइए। खाली मूली आप खाएंगे तो गैस बनने लगेगी। मूली के पत्ते के साथ मूली, सलाद के पत्ते, गाजर, खीरा, इस तरीके की रेशेदार चीज़ें। अब बहुत सारे लोग जो अलसी खाने लगते हैं, अब अलसी एक गर्म तासीर की चीज़ है, सामान्य मनुष्य को अलसी नहीं खाना चाहिए बिना वैद्य के सलाह के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रूटीन वाली चीज़ें नहीं खाते जो हमको आसानी से मिल रही हैं, हम जो स्पेशल खाने लगते हैं, अमेज़ॉन से मंगा के अलसी खाने लगेंगे। तो यहाँ हम गलती करते हैं। जो सामान्य खाना हमारे चारों ओर है उसमें सब्जियों का कंटेंट आपका ज़्यादा रहे। जो लोग चाउमीन का प्रयोग करते हैं वो चाउमीन इस तरीके से बनाओ कि 30% जो है उसमें नूडल होनी चाहिए और 70% सब्जी होनी चाहिए। ऐसा आप जो चाउमीन बनाने वाला हो उसको बोल दीजिए कि 70% इसमें सब्जी रहेगी, 30% नूडल रहेगा, तो आपकी मनाही नहीं है। किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि स्टार्टर में आप सूप ऑर्डर करें। अब हाट एंड सार सूप है आपका मान लीजिए, या जो है कोई और सूप आपको मिलता, स्वीट कॉर्न सूप है मान लीजिए, जिसमें उसको बोलिए कि वेजिटेबल अलग से डालो। पनीर भले नहीं डालता लेकिन वेजिटेबल डालता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी खाना रेस्टोरेंट का है उसका जो है, और विनेगर कम डालें, तो एक आपका जो है मेंटेन रहेगा कि फाइबर, बस खाने में आप ऐसे समझो कि खाने में फाइबर होना चाहिए। नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है नॉनवेज खाते हैं तो फाइबर, वैसे मछली में फाइबर है, चिकन में फाइबर है, मटन में फाइबर है, कीमा खा रहे हैं तो भी फाइबर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें तो ऑलरेडी फाइबर है। अंडा अगर खा रहे हैं तो अंडे में फाइबर नहीं है, तो अंडा अगर खा रहे हैं तो फिर इस तरीके का वेजिटेबल वाला चीज़ आपको कोई ना कोई प्रयोग करना। कोई इसबगोल का पाउडर और कोई चूरन और कुछ फाँकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूटीन में जो है फाइबर और ऑयल, लुब्रिकेशन और फाइबर, ये अगर खाने में है तो जीवन में कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी। अब ये जब जैसे ये आप रूटीन में खा रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको तय करनी होगी। जैसे साग, आप किसी को बताइए आप रोज़ रात में साग ही खाने लगा, तो उसको 3-4 बार अगर टॉयलेट हो रही नहीं, जो है उसका पेट बिगड़ जा रहा है, तो उसको उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। नहीं तो म्यूकस अगर आपको आ रहा है तो आपको इसको कम करना पड़ेगा कि आंतों की स्पीड तो नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चना बहुत खा लिया तो पेट फूल गया, तो इसका बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। जो झालमुड़ी वगैरह बेचते हैं इस तरीके से जो चीज़ें हैं, अब कितनी चीज़ें मैं गिनाऊँ, ये तो इतने बुद्धिमान आप भी हैं कि फाइबर उसमें होना चाहिए। तो लुब्रिकेशन और फाइबर आप मेंटेन रखें तो ये बीमारी नहीं होगी। अब योग क्या कहता है, योग में एक क्रिया लघु शंख प्रक्षालन की क्रिया है, तो इसमें रूटीन में इसको लाइफ में अपनाते हैं। जैसे हमने बताया था जलनेती क्रिया है, वैसे लघु शंख प्रक्षालन की क्रिया है। इसमें करते ये हैं कि 4 गिलास जो है पानी रोज़ सवेरे रूटीन में बना लीजिए। अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो सेंधा नमक का यूज़ करेगा। ब्लड प्रेशर का मरीज़ अगर नहीं है, सामान्य मनुष्य है, तो वो नॉर्मल नमक यूज़ करेंगे। 4 गिलास पानी आप गुनगुना करिए, इतना कि पीने लायक हो जाए, उसमें नमक डाल दीजिए, पानी नमकीन हो जाए। इसी पानी को बैठ करके, और कोशिश करें कि उकड़ू, जो लोग बैठ सकें तो उकड़ू, नहीं तो बैठ कर, बस खड़े होकर के नहीं पीना है। इस पानी को धीरे धीरे पीना है और टहलना है। जैसे 1 गिलास पी गए, थोड़ा टहले कमरे में, फिर 1 गिलास पी गए, टहले, इस तरीके से 4 गिलास ये पानी पी करके टहलना है। 2 दिन 4 दिन के बाद जो है ये आपकी आंतों को पूरी तरीके से हर प्रकार की कचड़े से मुक्त कर देगा और आंतें आपकी चलनी लगेगी। तो ये यौगिक क्रिया में आता है, ये आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं है लघु शंख प्रक्षालन। तो जो हम लोग आश्रम में भी, साधना में भी हमारे ये कंपलसरी होता है कि शरीर का शुद्धिकरण जब करते हैं तो औषधियों के साथ साथ लघु शंख प्रक्षालन, जल नीति क्रिया हम लोग कुंजल क्रिया करने के लिए करते हैं, उसमें बताते हैं। तो ये चीज़ आपको करेंगे तो आपका रूटीन में कभी भी जो है कब्ज की समस्या नहीं आएगी। बाकी जब विशेष चिकित्सा की आवश्यकता हो, पुराना किसी का कब्ज है नहीं ठीक हो रहा, इतने उपाय से जो मैंने बताया, तो आप इसमें अभयारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो है 1-2 सीसी
अभियारिस्ट जो है 15 ml पानी में मिला करके खाना खाने के 1 घंटा बाद पीजिए। 1-2 सीसी अभियारिस्ट पीजिए, पूरे शरीर का आपको जो है बैलेंस वो साफ़ कर देगा, पूरी तरीके से बैलेंस बना देगा, कचरा शरीर का साफ़ कर देगा। ये आयुर्वेदिक चिकित्सा है इसकी। अब इसमें विशेष चिकित्सा में जो है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है तो फिर एलोपैथिक मेडिसिन में आप जो है डिफालैग ले सकते हैं, जैसे लैक्टिलोज का जो सस्पेंशन होता है, क्रीमाफिन आता है। इस तरीके की दवाइयाँ रखें जो ओकेजनल आप यूज़ करें। मतलब डिफालैग 15 ml आपने रात में ले लिया, सवेरे ले लिया, जब तक पेट में दस्त ना आने लगे, तो डिफालैग आपके घर में होनी चाहिए। ये तो मैं एक ब्रांड नेम बचा रहा हूँ, उससे उसका लैक्टिलोज उसका जो है साल है, तो आप ये ले सकते हैं या क्रीमाफिन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक्यूट कंडीशन के लिए, कि एकदम से होने लगा, दिक्कत होने लगी, तो आप इसको प्रयोग करें, लेकिन इसकी आदत ना डालें। सॉफ्टोवेक्स पाउडर बहुत लोग लेते हैं जो है एलोपैथिक में, या फाइबो जेल लेते हैं, तो इसको भी कभी कभी रखिए, रूटीन में नहीं। त्रिफला चूर्ण बहुत लोग प्रयोग करते हैं, त्रिफला प्राश, इसको भी आदत नहीं पड़नी चाहिए। ये जो है आपको मतलब इस पर हैबिचुअल नहीं हो। हैबिचुअल आपको खाली फाइबर और उसी को मेंटेन करना है, लुब्रिकेशन को, तो बाकी इन चीज़ों को आपके जनरल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर आप उपाय करते हैं तो आपको कभी भी कब्ज़ की समस्या नहीं होगी। और जिसका पेट साफ है, जिसको कब्ज़ की समस्या नहीं है, उसको शरीर में समझ लीजिए कि 50% से ऊपर की व्याधियाँ वैसे ख़त्म है, क्योंकि टॉक्सिन पेट में ही जमा होगा। पेट साफ़ नहीं होगा तो आपका मन साफ़ नहीं रहेगा, दिमाग साफ़ नहीं रहेगा, शरीर भारी भारी रहेगा और वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या है लंबे समय तक। उसके बाद पाइल्स और दुनिया भर की समस्याएं इसमें होंगी। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जनरल जानकारी इसमें देनी चाहिए आपको मैंने बता दी। बाकी कुछ अलग से पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है।